Hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. कैसे हैं अब? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आज से पक्का अच्छी चलने वाली है। आप एक कमिटमेंट लेने वाले हो दैट आज से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है? तो देखना, इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ग्रुप के लिए स्टडी प्लान लेकर आया हूं मैं। जो सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली सेम प्लान को सेकंड ग्रुप में यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगेन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अब ये जो स्टडी प्लान है ये 90 डेज का है। ये जो स्टडी प्लान है 90 डेज का है, और ये अज्यूम करते हुए है कि आप एक दिन में एवरेज 10 घंटा पढ़ लोगे, राइट? सो दिस स्टडी प्लान इज डिजाइंड इन सच ए मैनर। अब देखना, ये जो स्टडी प्लान है मैंने दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहला कैटेगरी वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी आप मान लीजिए कि कोचिंग्स वगैरह ना सारा कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज एग्जाम तो आपका जुलाई में ही था अकॉर्डिंग टू यू, एंड आपका जो भी कोचिंग्स वगैरह है सारा कुछ खत्म हो चुका है। आपने जुलाई के लिए बिल्कुल तैयारी कर रखी थी, और अब एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गिव ओनली वन ग्रुप, राइट? तो अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए बनाया कि भाई 90 डेज के अंदर किस तरीके से रिविजन्स करने हैं, तो अकॉर्डिंगली 4 बार आप रिवाइज कर सकें, अलॉन्ग विद टेस्ट रिवाइज कर सकें, मैंने उस तरीके का प्लान आपके लिए सेट किया है। और उसके अलावा जो सेकंड प्लान है वो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनका एग्जाम शेड्यूल्ड इन नवंबर के लिए था, एंड मोस्ट लाइकली ऐसा रहेगा कि आपके कुछ ना कुछ कोचिंग्स पेंडिंग रहेंगी उस एक ग्रुप की। तो अकॉर्डिंगली आपने अपने पेंडिंग्स कोचिंग को कब तक कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद आपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज कैसे कर लेना है, वो प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया सर, प्लान बनाया है। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज फर्स्ट आई विल बी कवरिंग दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम जुलाई में शेड्यूल्ड था, राइट? एंड दे हैव कंप्लीटेड ऑल देयर कोचिंग्स, बट नवंबर में भी उनको एक ग्रुप ही देना है। एंड अभी तक भी मैं कह सकता हूं कि यार आपकी जो कोचिंग्स वगैरह है वो सारी खत्म हो चुकी है, एंड नाउ यू जस्ट वांट टू रिवाइज। स्टिल यू हैव प्लान दैट यू आर गोइंग टू गिव वन ग्रुप, और मे बी यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन ग्रुप। एंड उसके बाद मैं उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे भी फोकस करने वाला हूं जिनका एग्जाम नवंबर के लिए ही शेड्यूल्ड था, एंड अकॉर्डिंगली उनकी कोचिंग्स वगैरह भी पेंडिंग है, राइट? तो आपने किस तरीके से चीजों को अप्रोच करनी है, तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां मैंने ये प्लान तैयार किया है। देखो यार, मैं हमेशा एक चीज मान के चलता हूं कि कभी भी प्लान ना, वन प्लान कैन नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल। वन प्लान कैन नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल। जिस तरीके से हम लोग ऑडिट प्लानिंग में पढ़ते हैं कि भाई वन प्लान मेड बाय द ऑडिटर कैन नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक प्लान जो मैं बना दूंगा वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोल के मैं अपने प्लान के अंदर कुछ चीजें कभी नहीं बताता हूँ, कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जो चीजें सारे स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं मैं सिर्फ उन चीजों की बात करता हूँ, एंड यू ऑलवेज हैव दैट कस्टमाइजेशन ऑप्शन। जैसे कि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि बेटा आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है या सुबह आपने रात में पढ़ना है, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर अर्ली बर्ड्स एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाइट ऑल्स। तो अगर कोई अर्ली बर्ड है मैं उसको बोलूंगा बेटा रात को पढ़ाई कर ले, तो वो कभी भी इफेक्टिव आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा। अगर कोई नाइट ऑल है, मतलब उसको रात को पढ़ना बहुत पसंद है, वो रात को बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सो इन दैट सिचुएशन अगर आप उस बच्चे को बोल दोगे कि बेटा तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना है, जब तक तो सुबह जल्दी नहीं उठेगा तो पास नहीं हो सकता, तो अगेन वो अच्छा रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। मैं बहुत सारे रैंकर्स से मिल चुका हूं, बहुत सारे रैंकर्स का इंटरव्यूज ले चुका हूं, राइट? और बिलीव मी, हर एक रैंकर का अलग अप्रोच होता है। कुछ लोग रात को पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोग सुबह उठकर पढ़ने वाले होते हैं। सिमिलरली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू स्टडी वन सब्जेक्ट एट अ टाइम और यू हैव टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, बिकॉज अगेन बिलीव मी, मैंने मल्टीपल रैंकर्स से बात की है और मल्टीपल अप्रोचेस हैं। मैं ऐसे ऐसे रैंकर्स को जानता हूं जो 4 के 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेते थे। अगर 8 सब्जेक्ट है, बोथ ग्रुप देना है, तो वो इकट्ठा 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, राइट? और मैं ऐसे भी रैंकर्स को जानता हूं कि हु यूज्ड टू फोकस जस्ट ऑन वन सब्जेक्ट पर टाइम, कि भाई मेरे को एक सब्जेक्ट लेना है, खत्म करना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट में मूव करना है, फिर तीसरे सब्जेक्ट में मूव करना है, फिर चौथा सब्जेक्ट में मूव करना है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो प्रैक्टिकल थ्योरी को हमेशा मिक्स करके पढ़ते थे कि अगर प्रैक्टिकल थ्योरी को मिक्स करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं कि प्रैक्टिकल हो या थ्योरी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका सिर्फ एक फोकस होता है कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट में मूव करो, फिर एक सब्जेक्ट खत्म करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट में मूव करो। एंड बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल एंड दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स एंड दे हैव गॉट रैंक्स एज वेल, राइट? सो दोनों अप्रोचेस आपके लिए फिट हो सकता है, आपके लिए सुटेबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि यार वो चीज आपके ऊपर क्या सूट करती है। तो यार ये दो चीज ना आपको डिसाइड करना है। मैं कह रहा हूं आप किसी की बात में इन्फ्लुएंस मत होना, किसी के भी बात से इन्फ्लुएंस मत होना, ना मेरी बात से इन्फ्लुएंस होना, ना किसी टीचर के बात से इन्फ्लुएंस होना। ये आपकी स्ट्रेंथ है, अपने स्ट्रेंथ को खुद आइडेंटिफाई करो। आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर ज्यादा सुकून मिलता है, या फिर आपको लेट नाइट पढ़ के आपकी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई निकलती है? आप श्योर नहीं हो तो यार एक काम करो, एक्सपेरिमेंट कर लो 3-4 दिन। यू कैन जस्ट ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग कि यार सुबह जल्दी उठकर मजा आ रहा है ज्यादा पढ़ के, या फिर लेट नाइट को पढ़ के ज्यादा मजा आ रहा है। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं।
मेरा ब्रदर था, ही ऑलवेज यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था वो। कॉन्ट्ररी मुझसे जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं होती थी, मैं रात को बहुत अच्छे से पढ़ लेता था, बट रिजल्ट दोनों के अच्छे आए। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रैंक्स आते हैं एंड दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस। सो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू डिसाइड, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, या फिर यू हैव टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स टुगेदर, और यू हैव टू स्टडी लेट अस से वन सब्जेक्ट वन बाय वन। एक आइडियल अप्रोच होता है कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी को मिक्स करके चलते रहो, और कोशिश करो कि अगर लेट से भी पढ़ते हो तो सुबह का भी मार्जिन छोड़ दो कि सुबह भी मैं टाइमली उठ के पढ़ाई कर लूंगा। बट दैट इज टोटली अप टू यू, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, टोटली अप टू यू, आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखो ये जो स्टडी प्लान है मैंने यहाँ पे दे दिया 90 डेज 10 आवर्स, बट मैं हमेशा एक चीज एडवाइस करता हूँ, डोंट फोकस ऑन नंबर ऑफ आवर्स, ऑलवेज फोकस ऑन द आउटपुट। अगर आउटपुट पे फोकस करोगे ना तो रिजल्ट हमेशा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब अपन स्टडी प्लान अभी डिस्कस करेंगे, तो स्टडी प्लान के अंदर आपने एक टारगेट सेट करा हुआ है कि भाई मेरे को ये फलाना सब्जेक्ट 10 दिन में खत्म करना है, या फिर मेरे को 2 सब्जेक्ट मिलाकर 15 दिन में खत्म करना है, और आपने अपने डे वाइज आपने क्या करी, अपने लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना ली है कि मैं डे 1 में ये कंप्लीट कर लूंगा, डे 2 में ये कर लूंगा, डे 3 में ये कवर कर लूंगा। सो ऑलवेज गो बाय द आउटपुट एंड डोंट गो बाय नंबर ऑफ आवर्स। अगर आउटपुट आपको ड्राइव करेगा ना तो आपके अंदर एक पैशन ज्यादा होता है, यार मेरे को खत्म करना है, आज मेरे को 50 सम करना है तो करना ही है, भले ही वो 50 सम प्रैक्टिस करने में मेरे को 12 घंटा लग जाए, 13 घंटा लग जाए, और अगर 8 घंटे में खत्म होता तो ठीक है, मैं अपने आपको रिवार्ड कर लूंगा। सो इफ यू गो बाय दैट आउटपुट थिंग, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टडी प्लान। अब देखना यार, अपने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है, 2 प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी है। 2 प्रैक्टिकल कौन सा है, एफआर एंड एसएफएम, और 2 थ्योरी कौन सा है, अगेन वो मेरे ही सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज ऑडिट एंड लॉ। अब यहाँ पे सर मैंने 2 प्लान्स आपके लिए तैयार किया है। एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका मोस्ट लाइकली जुलाई में ही एग्जाम शेड्यूल्ड था, बट एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गया है, नाउ द एग्जाम्स आर इन नवंबर एंड योर ऑल द कोचिंग्स आर कंप्लीटेड एंड यू जस्ट हैव टू गिव वन ग्रुप। और दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका कोचिंग पेंडिंग है, राइट, जिनका एग्जाम शायद नवंबर में शेड्यूल्ड था एंड जिनका कोचिंग पेंडिंग है। अभी लॉ ऑडिट की हो सकता है आपने क्लासेस नहीं ली हो, खास करके एफआरएसएम पर क्लासेस हो चुका है, लॉ ऑडिट की बाकी है, या फिर हो सकता है कि कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आधा क्लास बाकी है, कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट का आधा क्लास बाकी है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी आपकी नहीं हुई है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे प्लान बताऊंगा। तो सबसे पहले यार इन स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम नवंबर में शेड्यूल्ड था, जिनके अभी भी कोचिंग पेंडिंग है, उनका मेरे पास क्वायरी आता है, सर जिन बच्चों का एग्जाम जुलाई में शेड्यूल्ड था एंड अगेन अब उनको एक ग्रुप ही नवंबर में देना है, या उनको भी एग्जाम नवंबर में देना है, तो क्या उनको हमारे ऊपर एज मिल गया है, उनके रिवीजन तो हमसे ज्यादा हो जाएंगे, क्या उनको हमारे ऊपर एज मिल गया? बेटा ऐसा नहीं सोचना अपने को, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है अपने को, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यह सब कह सकते हो कि प्रिपरेशंस के मामले में उनको थोड़ा सा एज मिल गया है, बट बिलीव मी आपका स्टडी अप्रोच सब कुछ डिसाइड करता है। काफी बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है यार कि कुछ बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे थे, बाद में बोर हो गए, आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया चीजों को। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा 10 महीने तक मेहनत कर रहा है, वो उतना अच्छा रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाता, और दूसरा बंदा 4 महीना मेहनत करके उससे अच्छा रिजल्ट जनरेट कर जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, कितने फोकस के साथ पढ़ाई करते हो, कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो। जो बचा हुआ टाइम है अगर आप उसमें फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशंस एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू यू, राइट। सो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बाकी मेरा सपोर्ट तो आपके साथ है ही है। तो पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है, पूरा 90 डेज का आपके पास टाइम है, कंप्लीट रिवीजन का टाइम है। मैं टेस्ट सीरीज को भी इसमें साथ में इंक्लूड कर रहा हूं, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करते हैं। यू एनरोल फॉर अपना मेंटर टेस्ट सीरीज जो हमारा खुद का है, या फिर यू माइट हैव एनरोल्ड फॉर एनी अदर टेस्ट सीरीज, राइट। तो कि आपको टेस्ट साथ में कैसे देना है, तो वो चीज भी मैं प्लान के साथ कवर करूंगा कि सर आपको टेस्ट साथ में कैसे देना है, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट साथ में कैसे देने हैं, आपने 100 मार्क टेस्ट साथ में कैसे देना है, मैं इस चीज को भी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करूंगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी पढ़ाई प्रोडक्टिवली कैसे करनी है, ज्यादा अच्छे से कैसे करना है। तो देखना, कोचिंग इज कंप्लीटेड, पहला कोचिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हमने यहाँ पे जो प्लान बनाया है उस आप सब 4 बार रिवाइज कर सकते हो। प्रैक्टिकल में आप जो फॉर्मूला फॉलो करने वाले हो वो 9 into 2 करने वाले हो, और थ्योरी के अंदर जो फॉर्मूला फॉलो करने वाले हो वो 6 days into 2 करने वाले हो। मतलब आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओगे तो आपको मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए, 9 days लगना चाहिए, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यानी ऑडिट लॉ उठाओगे तो वहां पे 6 days लगना चाहिए। बट अगेन अपने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात होती है। कोई ऐसा स्टूडेंट भी रहेगा कि यार मेरा प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है और मुझे 6 दिन से ज्यादा लगेगा ही नहीं प्रैक्टिकल में, होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी।
बट मेरा जो थ्योरी है वो बहुत वीक है, मुझे उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सर, डेज कम ज्यादा कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना है कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी में मिलाकर 15 दिन है आपके पास फर्स्ट रिविजन के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। डेज आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। You want to follow one practical, one theory, or you want to go one subject at a time, that is again completely up to you. एक सजेस्टेबल अप्रोच ये होता है कि ठीक है यार एफआर ऑडिट साथ में कर लो, एसएफएम लॉ साथ में कर लो। एक सजेस्टेबल अप्रोच होता है कि 15 दिन में एफआर ऑडिट कंप्लीट करने का टारगेट रखो, 15 दिन में लॉ एंड एसएफएम कंप्लीट करने का टारगेट रखो। बट काफी स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट से ना अच्छे रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते। काफी स्टूडेंट्स को ना वन सब्जेक्ट एट ए टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव करता है कि अगर मैं एक ही बार में एक सब्जेक्ट में फोकस करूं तो मैं जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, मैं टाइमली बेसिस में कंप्लीट कर लूंगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड। बट कुल मिलाकर 15 डेज है आपके पास, तो प्रैक्टिकल के लिए 9 डेज इंटू 2 का अप्रोच है और थ्योरी के लिए 6 डेज इंटू 2 का अप्रोच है। तो 30 डेज में आपका कितना हो गया, फर्स्ट रिविजन हो गया। अब सेकंड रिवीजन में आपने 2 दिन कम करना है, प्रैक्टिकल से आपने 2 दिन कम कर देना है। प्रैक्टिकल से 2 दिन कम करना आसान है, पता है क्यों? अगर आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन करते वक्त स्मार्टली रिवीजन करा है तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, व्हाई डूइंग द प्रैक्टिकल सम्स यू आर गोइंग टू मार्क ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आर टेक्निकल, व्हिच आर गुड, व्हिच आर गोइंग टू कवर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, एंड इन द सेकंड रिवीजन यू आर गोइंग टू कवर ओनली दोस सम्स व्हिच यू फील आर व्हिच यू हैव मार्क्ड इन द फर्स्ट रिवीजन। तो उसकी वजह से क्या होता है यार, प्रैक्टिकली फर्स्ट रिवीजन में अगर मान लीजिए आपने 300 सम प्रैक्टिस करें या 400 सम प्रैक्टिस करें, तो सेकंड रिवीजन में आपसे 200 सम ही प्रैक्टिस करते हो या 250 सम ही प्रैक्टिस करते हो, तो टाइम अपने आप कम हो जाता है। तो यहाँ पे 2 दिन कम हो गया, 7 डेज इंटू 2। लेकिन थ्योरी में टाइम उतना कम नहीं हो पाता बिकॉज वहां पे लर्निंग इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे मैंने लिया 5 डेज इंटू 2। तो सेकंड डिवीजन में आपको कितना लग गया, 7 डेज इंटू 2 14 डेज एंड 5 डेज इंटू 2 10 डेज, यानी 24 डेज आपका लग गया सेकंड रिवीजन के लिए, ठीक है। अब ये जो पहला रिवीजन था और ये जो दूसरा रिवीजन था, इसमें डेली आपने चैप्टर वाइज टेस्ट इंक्लूड करना है। जैसा अगर हम अपना मेंटर टेस्ट की बात करें तो अपना मेंटर के अंदर जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, तो एक टेस्ट 45 मिनट्स का होता है, बाकी टेस्ट इसका मुझे आइडिया नहीं है कि एक चैप्टर कितना ड्यूरेशन का होता है। हमारे यहाँ पे एक चैप्टर का टेस्ट जो होता है वो 45 मिनट्स का होता है कि अगर आप एफआर का टेस्ट ले रहे हो तो एफआर के 8 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड है और हर एक ग्रुप का 45 मिनट्स का टेस्ट होगा ऑन ए डेली बेसिस। आप कभी भी अपने शेड्यूल के हिसाब से दे सकते हो और फिर 100 मार्क्स का होता है। सिमिलरली फॉर ऑडिट एंड लॉ, डीटी एंड आईडीटी। तो डेली बेसिस में आपने सिर्फ इतना करना है सर कि 45 मिनट्स का ना वो जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो साथ में देना है। आपने अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जितने भी हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए हैं आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट के अंदर हमने कंसोलिडेशन का रखा है, दूसरा टेस्ट हमने एमलगमेशन का रखा है, तीसरा टेस्ट हमने कुछ 5 एएस का रखा है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि डे 1 के अंदर मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है और साथ में रात को चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है। डे 2 के अंदर मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है और साथ में मेरे को चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है। डे 3 के अंदर मेरे को ये सेट ऑफ चैप्टर्स खत्म करने हैं और साथ में मेरे को रात में सोने से पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। दिस टेस्ट आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू असेस वेयर यू स्टैंड। सिर्फ करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। दिस टेस्ट आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू असेस वेयर यू स्टैंड, कि आप अच्छे से सम्स कर पा रहे हो कि नहीं। रिटन प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगा वो आपकी। तो फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में आपने क्या करते रहना है, डेली बेसिस में चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहना है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका कि 2 रिवीजन जब तक आप करोगे आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हो चुके होंगे ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। अब ये जो थर्ड रिवीजन होता है, इस थर्ड रिवीजन में चैप्टर वाइज टेस्ट का टाइम आपको इतना नहीं मिलेगा। यहां पे हमने टाइम और कर्टेल कर दिया, प्रैक्टिकल के लिए कर दिया 5 डेज इंटू 2 और थ्योरी के लिए कर दिया 4 डेज इंटू 2। तो अकॉर्डिंगली यहां पे आपको 18 डेज मिल रहा है थर्ड रिवीजन के लिए। अब यहां पे आप साथ में क्या करोगे, एक 100 मार्क का टेस्ट दे दोगे। क्या करोगे, एक 100 मार्क का टेस्ट दे दोगे। मान लीजिए आपने एफआर में 5 दिन एलोकेट किया है, तो 5th डे के अंदर आपने क्या करना है, एक 100 मार्क का टेस्ट देना है। सिमिलरली मान लीजिए आपने ऑडिट में 4 दिन एलोकेट किया है, तो 4th डे में आपने क्या करना है सर, एक 100 मार्क का टेस्ट दे देना है। उसके बाद आता है हमारा 4th रिवीजन राउंड। अब आपको प्रैक्टिकल 3 डेज में करना है, 3 डेज इंटू 2 एंड थ्योरी आपको करना है 2 डेज इंटू 2। तो यहां पे कितना हो गया, 10 डेज हो गया और टोटल मिलाकर आप देखोगे कितना हो गया हमारा, 90 डेज हो गया, राइट। तो यहां पे क्या हो गया सर, 10 डेज हो गया, दैट इज 30 54 64 72 82। अभी भी मतलब 8 दिन बाकी है। 4 रिवीजन हो चुका है, आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं और 8 दिन बाकी है। अभी 8 दिन का ना बफर स्टॉक है। ये 8 डेज का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो पूरे चांसेस हैं कि आपने हो सकता है कि ऊपर किसी रिवीजन में क्या करा हो, गोल करा हो। ये जो शेड्यूल है इसके हिसाब से आपका रिवीजन ना चला हो, कहीं ऊपर नीचे हो गया हो, तो आपके पास 8 डेज का बफर टाइम है नीचे टू कंप्लीट दैट। और अगर कोई बच्चे ने ईमानदारी से ये 4 रिवीजन इसी स्लॉट के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है, तो अगेन आपके पास 8 दिन है। अब आप 2-2 दिन करके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, या किसी भी 2 सब्जेक्ट को पिकअप कर सकते हो जो अभी भी आपका वीक है और उसमें 4 डेज करके कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 1.5 डेज करके चारों सब्जेक्ट में कंप्लीट कर सकते हो, जिस तरीके से आप एग्जाम्स के अंदर करते हो, और फिर 2 दिन में टेस्ट वगैरह दोबारा दे सकते हो। तो वो 8 डेज आपका बफर टाइम, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने क्या करना है डिपेंडिंग अपॉन योर फर्स्ट 4 रिवीजन।
तो ये हो गया उन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है और आपके पास अभी पूरे 90 डेज बाकी हैं अच्छे से मेहनत करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं उन बच्चों के लिए आ रहा हूं जिनका कोचिंग पेंडिंग है, लेकिन जिन बच्चों का कोचिंग कंप्लीट हो चुका है अभी आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाओगे, बिकॉज एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इन चारों सब्जेक्ट्स को आपने और ज्यादा इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, इस शेड्यूल को आपने अचीव कैसे करना है। सो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। तो देखना भाई, जिन बच्चों का कोचिंग पेंडिंग है या सेल्फ स्टडी पेंडिंग है किसी टॉपिक्स का, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने जो भी पेंडिंग क्लासेस हैं या जब जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनकी कोचिंग या सेल्फ स्टडी फर्स्ट 30 डेज में कंप्लीट कर लेनी है। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब ये तो एजम्पशन है कि ऐसा नहीं होगा यार कि 4 के 4 सब्जेक्ट बाकी हैं मेरे। अगर 4 के 4 सब्जेक्ट बाकी हैं, आपके 4 के 4 सब्जेक्ट की कोचिंग पेंडिंग है, सेल्फ स्टडी पेंडिंग है, 90 डेज बाद एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। और अगर है तो भाई हालत फेवरेबल नहीं है, एग्जाम देना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपने अपने या तो प्रैक्टिकल्स की क्लासेस खत्म कर ली होगी, एफआरएसएम की ऑडिट लॉ की क्लासेस बाकी होगी या सेल्फ स्टडी बाकी रहेगा, या फिर एफआरएसएम में किसी एक सब्जेक्ट का कोचिंग पेंडिंग रहेगा और फिर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का कोचिंग पेंडिंग रहेगा। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोचिंग हो चुका है, एफआरएसएम का ऑडिट लॉ पेंडिंग है, ऑडिट लॉ अभी तक आपने हाथ नहीं भी लगाया है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30 डेज के अंदर ऑडिट लॉ खत्म हो सकता है अगर आप प्लान्ड मैनर में पढ़ाई करें, राइट। 30 डेज के अंदर ऑडिट लॉ बहुत अच्छे से हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, अगर आप प्लान्ड मैनर में पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरा फास्टर क्लासेस भी यूज कर सकते हो। 50 आवर्स में ऑडिट, 50 आवर्स में लॉ खत्म होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप डेली बेसिस में सिर्फ 4 घंटा क्लास करोगे, 4 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे, 4 आवर्स क्लास एंड 4 आवर्स सेल्फ स्टडी, तो एक महीने में आपको ऑडिट लॉ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 2-3 घंटे आप डेली बेसिस में प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो एक महीने में ऑडिट लॉ भी तैयार हो गया और एक प्रैक्टिकल भी तैयार हो गया अगर आपने 3-3 घंटे डेली लगा दिए। उसके बाद क्या होता है सर, 60 डेज लेफ्ट। अब कितना बाकी है, 60 डेज लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द कोचिंग्स। अब आपके लिए यहाँ पे जो टाइम शेड्यूल है वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल के लिए आपके पास प्रैक्टिकल के लिए आपके पास जो टाइम है फर्स्ट रिवीजन के लिए वो 9 डेज का है, 9 डेज इंटू 2 एंड थ्योरी के लिए 6 डेज इंटू 2। मैंने फर्स्ट रिवीजन के टाइम को ऑल्टर नहीं करा है। क्यों ऑल्टर नहीं कर रहा है? बिकॉज फर्स्ट रिवीजन इज द मोस्ट क्रूशियल रिवीजन। अगर आपका फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो चुका है तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका फर्स्ट रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में दिक्कत आएगा। इसलिए फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने टाइम अभी भी सेम मेंटेन करके चला है कि प्रैक्टिकल 90 डेज, थ्योरी 6 डेज। तो अकॉर्डिंगली 30 डेज यहां भी आपका फर्स्ट रिवीजन में लग रहा है। और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो सर, डेली बेसिस में 45 मिनट्स का चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो। डेली बेसिस में चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो। अब क्योंकि आपकी कोचिंग स्लेट कंप्लीट हुई है, राइट, क्योंकि आपकी कोचिंग स्लेट कंप्लीट हुई है, यहाँ पे आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आपको किसी किसी दिन 2-2 चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने होंगे टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑल द टेस्ट, या फिर कुछ टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सेकंड रिवीजन में। तो सेकंड रिवीजन में आपने प्रैक्टिकल का ग्राफ गिरा के 9 to 6 कर देना है, थ्योरी का ग्राफ गिराकर 6 to 4 कर देना है। तो आपने कितना टाइम लगेगा, 20 डेज लगेगा सेकंड रिवीजन में। और साथ में आपने 100 मार्क के टेस्ट देने हैं कि एफआर में 6 दिन दिया था तो 6th डे आपने एक 100 मार्क का टेस्ट दे दिया था। ऑडिट के अंदर आपने 4 दिन दिया था तो 4 दिन में 4th डे में आपने एक 100 मार्क का टेस्ट दे दिया। और अब आता है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना है 3 दिन के अंदर, 3 days into 2, और आपने थ्योरी करनी है 2 days into 2। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको 1.5 दिन में पढ़ना पड़ता है, तो फॉर दिस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आपने 10 डेज में कंप्लीट कर लिया थर्ड रिवीजन। अगेन आपने 100 मार्क टेस्ट साथ में देना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है, 100 मार्क टेस्ट भी देना है, तो गारंटेड हो जाएगा कि आप पास होने वाले हो। बट अगर चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं भी दिया आपने किसी कारण की वजह से, तो ये 100 मार्क टेस्ट तो बिल्कुल मिस मत करना। क्लियर है? तो यहां पे भी आपने क्या कर देना है सर, 100 मार्क का टेस्ट दे देना है। अगर आप इस तरीके से रिविजन कर लोगे ना यार, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब यहां पे मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए हैं बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गैदर्ड इन माय लाइफ, बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द रैंकर्स, ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, कि आपने क्या क्या चीजें करनी चाहिए टू इंक्रीज योर रिविजन प्रोडक्टिवली, टू मेक श्योर दैट आप अपनी पढ़ाई प्रोडक्टिवली कर रहे हो। सबसे पहली चीज है, सबसे जरूरी चीज है, दोस्त हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज। आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज। टेलीग्राम चैनल में आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को ना डेस्कटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन यूज द डेस्कटॉप, मोबाइल को यार थोड़ा अवॉइड करो, डेस्कटॉप यूज करो, लैपटॉप यूज करो, वहां टेलीग्राम आप लॉग इन कर सकते हैं। दिन में एक बार खाली ऑन करके देख लिया सर ने कोई नया अपडेट दिया है क्या, एक बार मेरा दिन में यूट्यूब चैनल खोल के देख लिया कि कोई नया वीडियो आया है क्या जो हमारे लिए काम का है। सिमिलरली किसी फैकल्टी को आप अगर बहुत ज्यादा फॉलो करते हो तो यू कैन जस्ट ब्राउज वंस इन द डे, दैट्स इट। हो सके तो मोबाइल को दूर रखो।
वरना यार वो नेगेटिविटीज आने लग जाएगा, फिर से एग्जाम होगा नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, इस टीचर ने ये कराया, उस टीचर ने ये कराया, यार बहुत सारा नेगेटिविटी आने लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट करते हो, मैसेजेस में लग जाते हो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। उसके बाद मुश्किल है, ज्यादातर लोग नहीं करते, बट स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, डेली डू द मेडिटेशन एंड डू फ्रेश वॉक एटलीस्ट फॉर 1 आवर इन ए डे। आपको लगेगा यार ये 1 घंटा मेरा टाइम वेस्ट है, बट बिलीव मी यही 1 घंटा आपको शक्ति देने वाला है, आपको ताकत देने वाला है कि आप दिन में 10 घंटे आराम से पढ़ाई कर पाए। अगर आप इस 1 घंटे को टाइम वेस्ट मानोगे ना, तो रिमेनिंग 10 आवर्स प्रोडक्टिवली पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। दिस मेडिटेशन, दिस फ्रेश वॉक इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर फ्रेश वॉक पॉसिबल नहीं हो पाता है तो यू कैन डू सम एनीथिंग दैट यू लाइक, एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट यू लाइक। किसी को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, किसी को टेनिस खेलना बहुत पसंद है, राइट, किसी को एक्सरसाइज करना पसंद है, तो डू एनी फिजिकल थिंग दैट यू लाइक एंड डेली बेसिस में आपको मेडिटेशन करना ही करना है। उसके बाद फॉलो द पावर नैप टेक्निक। पावर नैप टेक्निक क्या होता है? एक होता है कि अपने को नींद आ रहा, अपन सो गए और 4 घंटे सोते रहे, 4 घंटे बाद उठे, तो उसमें अपन ना और लेजी हो जाते हैं। एक होता है पावर नैप टेक्निक। पावर नैप टेक्निक मतलब मैंने 2 घंटा पढ़ाई करा, मैंने 3 घंटा पढ़ाई करा, मैंने 15 मिनट का पावर नैप ले लिया, मतलब मुझे 2 घंटा सोना नहीं है, सिर्फ 15 मिनट पावर नैप लेना है। 15 मिनट सिर्फ लेट जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और अपने दिमाग को शांत करना है, दिमाग को रेस्ट करना है, फिर उठना है, फिर पढ़ने लगना है। फिर 2 घंटे बाद लेट जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, दिमाग को शांत करना है, काम करना है, फिर पढ़ने लगना है। यूज द पावर नैप टेक्निक। यू कैन ऑल्सो यूज मेडिटेशन, दैट इज अगेन समथिंग वेरी फ्रूटफुल। यूज दिस पावर नैप टेक्निक और द मेडिटेशन आफ्टर एवरी 2 or 3 hours ऑफ स्टडीज। ऑलवेज यूज द डे टाइम टू यूज द प्रैक्टिकल सम्स ओनली। दिन का समय ऐसा होता है कि जहां पे थ्योरी पढ़ना इतना आसान नहीं होता, थ्योरी पढ़ने लगोगे तो सो जाओगे, ऑडिट लॉ पढ़ने लगोगे तो सो जाओगे। तो दिन का जो समय है वो कोशिश करना कि यार जो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने आपको बताया है और जो 100 मार्क टेस्ट आपको बताया ना, वो हमेशा दिन के समय में दो। आपका एग्जाम भी दिन के समय में होता है 2 बजे से, तो जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, जो 100 मार्क टेस्ट है, वो दिन के समय में दो, राइट। सम्स की जो प्रैक्टिस होती है वो दिन के समय में करो। अगेन आई टोल्ड यू कि थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है, 1 at a टाइम पढ़ना है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट कहा जाता है कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करके चलो प्रैक्टिकल्स के लिए, बिकॉज लास्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप जब फर्स्ट रिवीजन करने वाले हो तो सारे उन सम्स को मार्क कर लीजिए जिसमें आपको डिफिकल्टीज अराइज हुई, जो टेक्निकल सम्स थे या जहां मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हो रहे थे। आप जब सेकंड रिवीजन करोगे ना, तो आपको वही सम्स प्रैक्टिस करने हैं जो आपने फर्स्ट रिवीजन में किया था। सेकंड रिवीजन में भी आपको जिन जिन सम्स पे दिक्कत आ रही है वापस मार्क कर लीजिए। थर्ड रिवीजन में आपको अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट रजिस्टर रेफर करना है और सिर्फ उन सम्स को करना है जिसमें सेकंड रिवीजन में भी दिक्कत आया था। और फोर्थ रिवीजन अगर आप कर पाते हैं, सो इन दैट वेरी सिचुएशन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट रजिस्टर करना है, पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बिलीव मी आप प्रैक्टिकल्स में 70 भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद डोंट एक्सटेंड योर रिवीजन टाइम इवन यू हैव कंप्लीटेड 80% सिलेबस। ये बहुत जरूरी है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि मान लो आपने प्रैक्टिकल को 9 डेज दिया, आपका सारा चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर बाकी रह गया, आप क्या करोगे, उस 2 चैप्टर के लिए ना 1 या 2 दिन और एक्सटेंड कर दोगे, उसकी वजह से आपका पूरा रिवीजन का फ्लो खराब हो जाएगा। अपने आप पे फाउंडेशन रखो, भैया मेरे पास इस सब्जेक्ट में ना 8 दिन ही टाइम है, 9 दिन ही टाइम है फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में 6 दिन ही टाइम है, उसके बाद मैं टाइम दे ही नहीं सकता, किसी हाल में दे नहीं सकता, मतलब अगर मेरा छूट गया तो पूरा छूटने वाला है। वो फाउंडेशन रखोगे, पढ़ाई भी अच्छे से होगा, और अगर 80% भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड सब्जेक्ट में मूव कर जाइए। वो जो 20% बचा हुआ है वो हम लोग सब्सिक्वेंट रिवीजन में कवर कर लेंगे, पहले उस 20% को कर लेंगे, बाद में बाकी चीजें कर लेंगे, बट अपने रिवीजन टाइम को एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसा आपको मैंने प्रैक्टिकल के लिए सजेस्ट करा है कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करिए और सम्स मार्क करते रहिए, रिवीजन में टेस्ट देते रहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली थ्योरी के लिए भी मैं कहूंगा कि आप हमेशा एक सेक्शन रजिस्टर मेंटेन करके चलिए। मेंटेन सेक्शन रजिस्टर। अगर ऑडिट है तो ऑडिट में सेक्शन रजिस्टर के साथ साथ आपने ऐसे का नेम नंबर के एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना है, क्लॉज नंबर्स के एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना है, जहां पे प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस आप रेफर कर सकते हो, कारों के क्लॉजेस रेफर कर सकते हो। और अगर लॉ का पेपर है तो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी का रजिस्टर अपने साथ में मेंटेन कर लेना है कि कौन सा सेक्शन किस पे एप्लीकेबल है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फर्स्ट रिवीजन के अंदर आपने ये रजिस्टर मेंटेन कर लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सेक्शन रजिस्टर और द एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी रजिस्टर एंड एवरीथिंग दैट यू मे थिंक ऑफ। उसके अलावा ऑडिट लॉ के अंदर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर टाइम बचाने के लिए मैंने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, यूज दोस। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद रिविजनरी ऑडियोज, रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से आप पूरा ऑडिट लो 8 घंटे से भी कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। आपको क्या करना है, डेली बेसिस में वॉइस क्लिप सुनते जाना है। यहाँ पे मैंने जो 3-4 रिवीजन का आपको बताया ना कि आप 3 बार रिवाइज कर लो, 4 बार रिवाइज कर लो, बिलीव में अगर आप डेली बेसिस में खाली आधा घंटा ऑडियो सुनते रहोगे ना, वो भी अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम में, आपका ऑडिट लो 10-12 बार रिवाइज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
उसके अलावा हैव गिवन यू रिविजनरी वीडियोस, यूज दोस। उसके अलावा मैंने आपको अपने YouTube चैनल के अंदर सेक्शन नंबर्स याद कराए हैं, क्लॉज नंबर्स याद कराए हैं, यूज दोस। 40-40 मिनट के वीडियोस हैं, सिर्फ एक बार 40 मिनट लगेगा। उसके बाद अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा है ना, तो डेली बेसिस में आपको सिर्फ 5-10 मिनट लगेगा, सारे सेक्शन नंबर, क्लॉज नंबर फिंगर टिप्स में याद हो जाएंगे। सो यूज दोस फॉर द थ्योरी पेपर्स, अगेन दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, टेस्ट दोनों के लिए देना है, बहुत जरूरी है। मैं एडवाइस करूंगा आप टेस्ट जरूर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपना मेंटर से ही एनरोल करना है, आप टेस्ट कहीं भी दे सकते हो, जहां भी आपको लगता है, जहां भी आपको भरोसा है कि ये रिलायबल है। बट थोड़ा सा ध्यान से टेस्ट में एनरोल कराना, बिकॉज टेस्ट सीरीज में ना धोखेबाजी थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपके लोकल सिटी में आप किसी को जानते हो जो अच्छा टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, आप वहां ले सकते हो, राइट। या फिर अगर आपको टेस्ट नहीं लेना है, तो इन दैट सिचुएशन आपका अगर सेल्फ असेसमेंट अच्छा है, तो आप खुद भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस देखकर आंखें बंद, हाथों से आंसर कवर करके आंसर लिख के सॉल्व कर सकते हो, फिर क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। और आप चाहो तो अपना मेंटर का हमारा जो टेस्ट रेस प्रोग्राम है वो भी एनरोल कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, राइट। ऑडिट लॉ के अंदर आपकी क्लासेस हो चुकी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, तो आप मेरा रिविजनरी वीडियोस यूज कर सकते हो, रिविजनरी ऑडियो क्लिप यूज कर सकते हो, एग्जाम से पहले हमारा संजीवनी कोर्स आता है वो ले सकते हो। और अगर ऑडिट लॉ की प्रिपरेशन बिल्कुल ही बाकी है, तो अगेन आप फास्टर क्लासेस ले सकते हो और 30 डेज के अंदर ऑडिट लॉ कंप्लीट कर सकते हो विथ योर सेल्फ स्टडीज, एवरीथिंग यू कैन डू, राइट। So please ensure that you are doing all this. Please ensure that you are doing all this. 90 days sufficient time है कि आप अपने फर्स्ट ग्रुप को आराम से 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे प्लान दे दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से जो भी चीज़ आपको काम की लगती है आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, आप ले लीजिए। कोशिश करना साथ में टेस्ट देना है। आज ही डिसाइड कर लो कि आप अर्ली बर्ड हैं या आप नाइट ऑल हैं, आप प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से रखने वाले हैं। आप आज ही डिसाइड कर लीजिए, आज ही बैठकर अपने डे वाइज प्लानर्स बना लीजिए कि 90 डेज में मुझे कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट एलोकेट करना है। बट कुल मिलाकर मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, दिस इज हाउ यू हैव टू गो। मेक श्योर यू आर मेकिंग योर प्लान नाउ। आज ही आप प्लान बना लेते हो, राइट। और जब आप प्लान बनाते हो आप मेंटालिटी का ध्यान रखते हो, जैसे ऑडिट में भी हम पढ़ते हैं ना, ऐसा 300 ऑडिट प्लानिंग, और प्लान बनाते हो मेंटालिटी का ध्यान रखो। तो सिमिलरली आप भी जब प्लान बनाओगे आपको मेंटालिटी का ध्यान रखना है। याद रखना चारों सब्जेक्ट के अंदर आपने पैरेटो एनालिसिस करनी है। पैरेटो एनालिसिस क्या होगी, आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे कम फोकस पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे पैरेटो एनालिसिस में पढ़ते हैं कि भाई 20% कस्टमर्स आपको 80% रेवेन्यू दे जाते हैं, उसी तरीके से सिलेबस के अंदर हमारे चारों सब्जेक्ट में आपको ऐसा मिलेगा कि 50% सिलेबस में फोकस करो तो आपको 80% कवरेज दे जाता है, और रिमेनिंग 50% में फोकस करने पे वो सिर्फ 20% कवरेज देता है और टाइम बहुत लगाना पड़ता है अपने को। तो मेक दैट एनालिसिस एज ऑन टुडे ओनली कि वो कौन से 50% एरियाज हैं या 40% एरियाज हैं कि यहाँ फोकस करने पे मेरे को 70 to 80% का कवरेज मिल जाएगा लेस टाइम में, ताकि मैं उस पर ज्यादा फोकस कर सकूं, मैं टेस्ट पे टाइम लगा सकूं, मैं रिविजन पे टाइम लगा सकूं, and accordingly you can increase your efficiency. So hopefully this video was relevant for you. थोड़ा सा लंबा है बट कोशिश करा कि डिटेल्ड मैनर में आपके लिए वीडियो बनाऊं, सो दैट कोई चीज छूट ना जाए। ऑल द बेस्ट।